मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती, जल्दी तेरे डिवोर्स दिलाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, दीदी देख लेना, जिस दिन बच्चा जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश थी और फौरन बच्चे को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि पति का बड़ा। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएंगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हसीन थी, हर देखने वाला मुझे सराहता था। मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आए थे, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी नंद मेरे कमरे में घुस जाएंगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान उलट पलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई। मैं बोली, सीमा ये सब क्या है। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जलकर बोली, भाभी मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसको लगाकर आप रंग इतना गोरा सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, सीमा ये तो मुझसे भी पूछ सकती थी, यूँ मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या बचपना है। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग ऐसा ही है। सीमा मुझे घूरकर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरा पति आकाश कमरे में आया तो मैंने उसे उसकी बहन की शिकायत की। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी ज़िद्दी है, उसके दिल में जो आता है वो ही करती है। आकाश कहने लगे, रीता एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूलकर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात मेरे पैर बांध दिए थे। खैर अगले दिन मेरी नंद ने मेरे सारे मेहरून सूट ले ली थी और कहने लगी, भाभी आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है। सीमा कहने लगी, क्योंकि आप मेहरून रंग में बहुत सुंदर लगती है, आपके सामने मेरा रंग काला सा ही लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, ना जाने वो मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा सीमा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता कि मुझे यह तो बताए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपके सीमा से, मगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी को 2 माह गुजर गए थे। इन 2 माह में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपना महा हुक्म समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं। ज़रूरत के तहत वो काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी ज़िंदगी अजनबी रहते हैं। खैर 2 माह के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और परेशानी ने सर उठा लिया था। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है। मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी अभी तो नहीं, इतनी जल्दी खुशखबरी की ज़रूरत भी क्या है। मेरी सास कविता हंसकर बोली, लो तुमने भी खूब कहा। तुम्हें मालूम है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी, और एक तुम हो कि 2 माह गुजरने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। उफ,
मेरी सास की बात मेरा दिल दुखा दिया था। क्या यह सही बात थी? उन्हें भगवान से डर भी नहीं आया? मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और नंद उठते बैठते मुझे ताना देती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो ये था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं किया था। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी ही नहीं। मैं बच्चा दे सकी तो भी ठीक है, अगर ना दे सकी इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल के रखा हुआ था। वो कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें चंद दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए पति से सास की शिकायत की थी। उन्होंने ये कहा है मुझसे कि वो मुझे तलाक दिलवा देंगी। आकाश कहने लगा, मैंने मम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। खैर, मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वो मेरे देवर रोहित के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वो उठते बैठते मुझ पे तानों की बरसात करती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आकाश की पत्नी रीता जैसी बांझ लड़की ढूंढ लूँ। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूँ या बच्चे से में देर भगवान की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने पति आकाश से कहा कि आप मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चले। मेरा पति मुझे देखकर बोला, रीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता रहूं। मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती है वो अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने लगी थी। ये बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को रोहित के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाए, इसलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे और फिर एक रोशन दिन में वीना और देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएंगी, मगर ये मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि वो वीना बहुत पढ़ी लिखी थी। वो तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल हासिल करने के लिए कोशिश करती थी, मगर वो कोई खास जवाब नहीं देती थी। असल में वीना अपने लिए पनाह ढूंढ रही थी। मेरी नंद सीमा भी वीना के साथ बहुत अच्छी थी। उसने वीना पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप फला रंग नहीं पहनोगी या ये या वो। वीना की शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मचलाने लगा था, और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर सहम गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वीना प्रेग्नेंट हो। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी जाएंगी। एक दिन वीना चकराकर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया तो पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताना दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे जवान नंद भी मुझे ताना देने में पीछे नहीं थी। मैं तो हैरान होती कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना आ जाए। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। दिल पर बहुत ज़्यादा मायूसी छाई हुई थी। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था, इससे पहले तो कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं बोली, क्या बात है वीना, सब खैर तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तो मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। वीना कहने लगी कि दीदी, मैं देख रही हूँ घर में जब से यह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आप पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं, ऐसे कैसे बातें कर रही हो?
औलाद तो भगवान के हाथ में है ना। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल से बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी आपको एक बात बताऊँ, ये जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूँगी यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, बुरी बात है, भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए, भगवान सब खैर करेंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में आकाश आ गए थे। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतने परेशान में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मगर उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है आकाश, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वो बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये रोहित की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस ऐसे ही मुझसे बातें कर रही थी। आकाश जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी में इस कदर दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बात हुई थी? मुझे अब आकाश पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी। आकाश का चेहरा रेड पड़ गया था। वो बोले, कैसी बातें, मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल से सवाल निकालते जा रहे थे। मैं चढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द इससे दूर रहे। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए आकाश का ये व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो वीना की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह नहीं कर रहे थे। उधर मेरी सास तो वीना की तारीफ किए जा रही थी, जबकि रोहित भी बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाया करता था और ये सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती थी। अक्सर ये ख्याल भी आता कि भगवान यहाँ किस चीज़ की कमी है। अगर वो मेरी देवरानी को औलाद दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी, जबकि आकाश नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊँ खुद से। इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे साथ ले चले। मेरी बात सुनकर आकाश ने हंसकर बोले, रीता, वीना के प्रेग्नेंट हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम ना जाने अब तक किस गलत फहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुन सुनकर तंग पड़ चुकी थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता। आकाश नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद वीना किचन में आ गई। वो बोली, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत शुक्रगुजार हुई थी। जब से पता चला था कि वीना प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बना कर दिया करती थी। वो नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते हैं? वीना की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गई। मैं बोली, वीना, मैं जब छोटी सी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई था नहीं। अब मेरी शादी हुई तो कुछ दिन के बाद ही पता चला कि अब मम्मी भी चल बसी। मेरा कोई मायका नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। वीना मेरी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं बोली, वीना, भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना तुम्हें भी वो ही अजाब झेलने पड़ते जिनसे मैं गुजरी हूँ। वीना की आंखों में बड़ी बेबसी छा गई थी। वो बोली, क्या हुआ? अगर अभी मुझे वो दुख सहना नहीं पड़ा जिससे आप गुजर रही है, मैं जब बच्चा जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, वीना, मुझे बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाऊंगी।
वो हंसकर बोली, आपका बुरा ख्याल है। इतना कहकर वो चली गई थी। रात हुई तो वो फिर से मेरे कमरे में आई थी। हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब क्यों करती थी। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन जो करीब आते जा रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही और उसकी हालत बड़ी अजीब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। उसकी तकलीफ से भरी आहों को आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी सच की बात से गुजर रही है। मेरी सास तो तड़प उठी थी। दरवाज़ा बजाने लगी थी कि दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चले। मगर वीना बहू बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, ये कैसा बचपना जिद है, ऐसा ना हो कि हम अपने वारिस को खो दें। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी वीना ने इनकार कर दिया था। वो बोली, आप बस रीता को मेरे पास भेज दे। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस मामले का कुछ समझ बूझ नहीं थी। मैं किस तरह वीना की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे जल्दी से कमरे की तरफ ढकेल दिया था। वीना ने दरवाज़ा खोला तो अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे में गई और उसने मुझे एक कंबल थमा दिया था। वो बोली, दीदी आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए, नहीं तो ये लोग मुझसे बच्चा छीन लेंगे। आप तो वैसे भी बांझ हैं, मेरे इस बच्चे की देखभाल करना। मैं बोली, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी। वीना ने मुझे एक कागज़ दिया, उस पर एक पता लिखा था। मैंने वो बच्चा पकड़ा और वीना के कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। मैं और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो पता भी आ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला था। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो वीना की जेठानी है ना। मैंने इस बात से सर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। वहाँ वीना की मम्मी और बहन भाई मौजूद थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है। तो मैं बोली, वीना का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर वीना के मम्मी पापा और बहन भाई बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया। ये देखकर हम सब दंग रह गए कि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का बड़ा। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब निगाहों से देखने लगे थे और वीना की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसा मजाक तो मेरे साथ वीना ने किया है। मैं बांझ हूँ आंटी जी। वीना कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाए। मगर देखिए, यहाँ तो बच्चा है ही नहीं। तब वीना की बहन आगे बढ़ी थी। बोली, वीना आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बातें इस कंबल है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पति के नाम की डॉक्टर रिपोर्ट तो है ना। मैं मायूस हो गई थी। मैं बोली, मुझे आकाश के डॉक्टर रिपोर्ट का क्या करना है। तब वीना की बहन ने वो फाइल मुझसे पकड़ ली थी। वो अब उस फाइल को पढ़ रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, ये देखो दीदी, मैंने कहा था ना कि वीना आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति आकाश बाप बनने के सलाहियत नहीं रखता। दीदी बांझ आप नहीं, आपका पति है। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब मालूम था तो फिर वो मुझ पे जुल्म क्यों ढाते थे। आकाश की रिपोर्ट के नीचे ही रोहित की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि रोहित भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे और वीना की बहन बोली, दीदी वीना ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ का ड्रामा रचाया होगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा ना करती तो घर में सब उससे भी नफरत करने लगते। वीना ने ड्रामा रचाया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद मौत सा हो गया और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रह रहकर
उनका राज मालूम करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वो दोनों भाई औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया कि वीना क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। वीना के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल मैं भी आपके साथ चलूँगी। वो राजी हो गए थे। हम सब जब मेरे ससुराल पहुँचे तो ये देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास और ननद बहुत बुरी तरह से वीना को पीट रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर लिया कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं। आकाश भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था और फिर थूक कर बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे भरोसे में लेकर अपनी खामी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा खरीद लेते, कोई दिक्कत नहीं होता, मगर तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। तुम लोगों ने मुझे नफसियती बना दिया था। मुझे फ़ौरन डिवोर्स दो। आकाश ने तो मुझे डिवोर्स दे दी, मगर रोहित बोला कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं उसे इस धोखे का मज़ा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 माह में रखा हुआ था। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वीना की मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए थे। वो कहने लगी कि आज से हमारी बेटी बनकर रहूंगी। वीना ने अपने पति पर डिवोर्स का मुकदमा दर्ज करा दिया था। उसे भी डिवोर्स मिल गया था और यूँ हम दोनों लड़कियों की ज़िंदगी वीना की समझदारी की वजह से बच गई थी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।